हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटिकल साइंस क्लासेस। माय सेल्फ सोनम चौहान। सो गाइस, आज की हमारी क्लास का टॉपिक है राज्य परिभाषा और तत्व, यानी कि स्टेट डेफिनेशन एंड एलिमेंट्स। अब ये अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक माना जाता है। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा लंबा भी नहीं है और ज़्यादा मैटर भी नहीं है इसमें, लेकिन बहुत समझने वाली चीज़ इसमें होती है कि पॉलिटिकल साइंस को जब आप स्टडी करते हो तो सेंटर पॉइंट आप स्टेट रखते हो, यानी कि राज्य को हम वहाँ पे स्टडी के लिए रखते हैं। बट राज्य एग्जैक्टली क्या चीज़ है, उसकी मीनिंग्स क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है और किन किन एलिमेंट्स से मिलकर के वो बना है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि हर एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट की ड्यूटीज़ यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एटलीस्ट कम से कम उसे स्टेट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो पता होनी ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट कर दें। और इस वीडियो लेक्चर की, इस क्लासेस की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और बाकी हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उनका इंस्टाग्राम है, फेसबुक पेज है, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी तरह अगर आप हमारे साथ, हमारे जर्नी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा एक ब्लॉग चैनल भी अभी हमने स्टार्ट किया है, लॉन्च किया है। तो अभी इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में हम काफ़ी ज़्यादा उसमें वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तो भाई उसको भी लाइक और शेयर, सब्सक्राइब, अपना सपोर्ट दे। बाकी भाई लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे राज्य की परिभाषाओं को लेकर के। देखिए, मीनिंग्स, परिभाषा बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे तीन जो डेफिनेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी गई। यूँ तो बहुत सारे विचारकों ने राज्य के बारे में इसको मतलब डिफ़ाइन किया है, इसकी मीनिंग्स के बारे में बताया, लेकिन जो हम टॉप 3 डेफिनेशंस हैं जो वाकई में एग्ज़ाम में भी पूछी जाती हैं, हम उन्हीं को लेकर के यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली परिभाषा हमने यहाँ पे ली है अरस्तू की। अरस्तू ने क्या बोला है कि राज्य परिवारों और ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। यानी कि राज्य क्या है भाई, छोटी छोटी फैमिलीज़ होती हैं और वो फैमिलीज़ कंबाइंड जब होती हैं, मिलती हैं, तो वो गांव का निर्माण करती है। बहुत सारे गांव मिलते तो नगर का निर्माण करते, बहुत सारे नगर जब मिल जाते हैं तो एक वो स्टेट का, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल एट ए लास्ट मोमेंट क्या होता है कि स्टेट क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे आप अपने माइंड में ये चीज़ बैठा लो कि जो स्टेट है, ये वर्ड पॉलिटिकल साइंस में एज ए पूरे कंट्री के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हम देश शब्द को, यानी कि कंट्री वर्ड को यूज़ नहीं करेंगे। पूरे ही पॉलिटिकल साइंस के इस लेक्चर में जो देश होता है वो राज्य की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो हमारा भारत है वो क्या है, वो एक राज्य है, राज्य रूपी संस्था है। ठीक है, तो देश हम नॉर्मली लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं, बट ये राज्य जो है वो पूरी कंट्री के लिए यूज़ किया जाता है। तो अरस्तु यहाँ पे कहते हैं कि जो राज्य है वो परिवारों, ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य नहीं, कि जिसका जो टारगेट होता है वो पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति होती है। तो कम्प्लीटली एक सेल्फ डिपेंडेंट जो आपकी लाइफ होती है, जो फ्रीडम आपको मिलता है, जो और बाकी बहुत सारी नीड्स होती हैं लाइफ से रिलेटेड, जो एसेंशियल नीड्स होती हैं आपकी सर्वाइविंग के लिए, वो कहाँ पर होती हैं, वो राज्य के अंतर्गत ही आपको दी जाती हैं। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि कहीं जंगल में रह करके आप अपना सर्वाइव कर लोगे, तो कुछ दिन वहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हो, कुछ दिन वहाँ पर आप रह सकते हो, घूम सकते हो, देख सकते हो नेचर के बीच में, बट वहाँ पे लॉन्ग टर्म पूरी लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकते। तो सेफ़ भी नहीं है, क्योंकि कहीं भी आप बाहर जाते हो तो सेफ्टी रूल सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल रखे जाते हैं कि सेफ़ कितना है। तो सेफ़ आप कहाँ पर रहोगे, आप स्टेट के अंदर में ही आप अपने आप को सेफ़ रख सकते हो। तो ये क्या है, ये ग्रामों का, यानी कि पहले क्या होता है भाई, फैमिली होती है, बहुत सारी फैमिली मिलकर एक गांव का निर्माण करती हैं, बहुत सारे गांव मिलकर नगर, फिर शहर, फिर बहुत शहर मिलकर पूरे राज्य का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, पूरा देश बन जाता है इस तरीके से। तो अरस्तु ने यहाँ से इस तरीके से इसको डिफ़ाइन किया है। दूसरी हम बात करते हैं यहाँ पे ब्लंट शैली की, कि किसी निश्चित भू प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित व्यक्तियों को राज्य कहा जाता है। ब्लंट शैली यहाँ पे कहते हैं कि एक पर्टिकुलर किसी जगह पर रहने वाले जो भी व्यक्ति होते हैं, अगर हम पॉलिटिकल डायरेक्शन से देखें तो वो संगठित एक यूनिटी में जो रहते हैं, यानी कि जिसे हम नेशंस बोलते हैं। दूसरी मीनिंग से हम बताएं राज्य का, तो यहाँ पे ब्लंट शैली ये कहना चाहते हैं कि किसी भी निश्चित भू प्रदेश में, यानी कि किसी भी ऐसी इंडिविजुअल प्लेस पर, किसी जगह पर राजनीतिक दृष्टि से संगठित व्यक्तियों को ही राज्य कहा जाता है। यानी कि वहाँ पर इंडिविजुअल अलग अलग घरों में रहने का मतलब अलग अलग नहीं है, यानी कि वो एक ही कंट्री में रह रहे हैं, एक ही स्टेट में रह रहे हैं और उनमें एक यूनिटी बनी हुई है। ठीक है, तो ये ब्लंट शैली का। एंड नेक्स्ट थर्ड है यहाँ पे वुड्रो विल्सन की। उन्होंने कहा कि राज्य एक निश्चित प्रदेश के अंतर्गत नियम और विधि के द्वारा संगठित लोगों का एक समाज है, एक समूह है। तो यहाँ पे वुड्रो विल्सन पूरे ही राज्य को रूल, रेगुलेशन
लेजिस्लेचर जो प्रोसेस है उससे रिलेट कर देते हैं। वो कहते हैं कि भाई राज्य एक भूप्रदेश है, एक निश्चित भूप्रदेश है, एक इस्टेब्लिश है और स्टिल है, जो एक तरीके से किससे बंधा हुआ है, किससे संगठित है, नियम और कानूनों से संबंधित है। और अब बात करते हैं हम यहाँ पे एलिमेंट्स के बारे में, यानी कि स्टेट की डेफिनेशन आपने यहाँ पे देखी ताकि हम उसको डिफाइन कर सकें, आप समझ सकें कि भाई स्टेट एक्चुअली होता क्या है। अब बात करते हैं इसके एलिमेंट्स के बारे में, यानी कि स्टेट जो है वो किन किन एलिमेंट्स से मिलकर के बना है, उसके तत्व कौन कौन से हैं। यहाँ पर 4 तत्व हम डिस्कस करेंगे और एक भी तत्व को अगर रिप्लेस कर दिया गया या हटा दिया गया तो राज्य नहीं बन पाएगा और वो राज्य को कंप्लीट भी नहीं कर पाता है। तो ये चारों ही एलिमेंट्स अपने आप में कंप्लीटली बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स माने जाते हैं। जैसे कि आप अलग अलग भाई किसी भी टाइप्स को आप पढ़ने लगे, किसी की पॉइंट आप पढ़ने लगो, यानी किसी भी फंक्शंस, किसी फीचर्स को आप पढ़ने लगो, तो उसमें एक आध पॉइंट आप ऊपर नीचे कर सकते हो या फिर एक आध पॉइंट आप कम कर सकते हो। लेकिन जब भी हम स्टेट के एलिमेंट्स की बात करते हैं तो वो 4 ही पॉइंट में डिफाइन होता है और 4 ही पॉइंट हैं उसके, यानी कि 4 ही प्रकार हैं उसके। तो उसको एक भी हम रिप्लेस नहीं कर सकते, अदरवाइज़ हम राज्य को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ना ही राज्य को वहाँ पर बना पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन अपने आप में राज्य का महत्वपूर्ण एलिमेंट्स माना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स माना जाता है, क्योंकि जनसंख्या के बिना आप राज्य का निर्माण नहीं कर सकते। अब आपको राज्य क्रिएट करना है तो बेसिकली उसमें सिटीजन्स तो चाहिए ही चाहिए। अब वहाँ पे आप एनिमल्स तो नहीं लगा सकते कि भैया इतने टोटल एनिमल्स हो गए और फिर हमने इनको मैनेज करने के लिए अब गवर्नमेंट बना दी और ये वो दुनिया भर की चीज़ें और फिर स्टेट क्रिएट हो गया। कभी भी स्टेट इस तरीके से क्रिएट नहीं होता है। कि स्टेट को क्रिएट करने में सबसे बड़ी भूमिका जनसंख्या की होती है और वो किस आधार पर होगी ये अलग अलग थिंकर अपने अपने विचारों से बताते हैं। देखिए जैसे प्लेटो ने आदर्श राज्य के रूप में बताया कि 5040 अगर किसी एरिया में लोग रहते हैं तो हम उसे राज्य घोषित कर सकते हैं, वो लीगली राज्य हो सकता है। ठीक है, ये एक अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट है, ज़्यादा डीपली में आपको जाना नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हम पॉपुलेशन की बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर कि राज्य पॉपुलेशन से कैसे रिलेट करता है वही बात करती है। तो मानव के सामाजिकता के गुण के आधार पर अगर हम उसके सोशलाइजेशंस की बात करें या उसकी सोसाइटी से जो उसका रिलेशन होता है उसके गुणों के आधार पर अगर हम बात करें तो राज्य का जन्म होता है ना, और व्यक्तियों से मिलकर ही राज्य का निर्माण होता है। सो सभी विद्वान जनसंख्या को राज्य के आवश्यक तत्व के रूप में मानते हैं। दूसरा है यहाँ पे निश्चित प्रदेश यानी कि निश्चित भूभाग, जिसको हम टेरिटरी के नाम से भी जानते हैं। तो राज्य का दूसरा तत्व, सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो माना जाता है, प्रदेश माना जाता है, निश्चित भूभाग माना जाता है। देखिए कोई भी आप राज्य की तरफ करो, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप क्रिएट करोगे तो आपको कि कोई निश्चित भूभाग यानी कोई ज़मीन का टुकड़ा तो चाहिएगा ही चाहिएगा जिस पर आप पूरा का पूरा अपना ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सको। ठीक है, तो राज्य जो होता है वहाँ पर जो जनसंख्या के बारे में हम बात की, अब ये जनसंख्या कहीं तो रहेगी, हवा में तो नहीं उड़ सकती ना भाई, स्पेस में नहीं जा सकती, या फिर ऐसी ग्रेविटी सिस्टम नहीं है कि हवा में उड़ते रहो तो हमें ज़मीन की ज़रूरत ही नहीं है। तो भाई इस सब के अलग अगर हम राज्य की बात करते हैं तो निश्चित प्रदेश और निश्चित भूभाग यानी कि पार्टिकुलर किसी ज़मीन की, किसी प्रॉपर्टी की आवश्यकता हमें पड़ती है। और जब तक जन समुदाय पृथ्वी के किसी निश्चित प्रदेश पर निवास नहीं करता तब तक वो राज्य नहीं बन सकता। इसमें एक कंडीशन और है। अब यहाँ पे हम बात की भाई निश्चित भूभाग या कोई भी ज़मीन का टुकड़ा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं पर भी आपने प्लॉट खरीद लिया, वहाँ पर आपने 10-12 लोगों को रहने के लिए दे दिया और बाद में बता दिया कि भाई मैंने किताब में पढ़ा था, वहाँ पे लिख रहा था कि जनसंख्या किसी निश्चित भूभाग या टुकड़े पर रहती है तो उसको राज्य बना सकते हैं। तो ऐसा राज्य नहीं होता है। राज्य की कभी भी डेफिनेशन नहीं हो सकती है। वो एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, वो एक ऑफिस हो सकता है। राज्य की असली डेफिनेशन इसमें क्या इंक्लूड किया जाता है कि राज्य की सीमा के अंतर्गत आने वाले भूमि प्रदेश का जल भाग कितना है, झीलें, नहरें, नदियाँ कितनी है उसमें। प्रादेशिक जल क्षेत्र की बात करें तो किसी राज्य की समुद्र तट के आसपास 3 मील या 12 मील का समुद्र होना चाहिए, है ना। समुद्री सीमा भी एक 3 मील होती है, एक 12 मील होती है। 12 मील से जो 24 मील होती है वो बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल की सीमा हो जाती है। फिर आगे की फिर राज्य की सीमा के अंतर्गत आने वाला जो वायुमंडल होता है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है एक राज्य के भूभाग में, यानी कि एक तरीके से नेचुरल कंडीशंस जो होती है वो भी कंप्लीट होनी चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे सरकार की। तो भाई जब हम किसी भी राज्य के बारे में पढ़ते हैं कि भाई राज्य का क्रिएशन कैसे हुआ, उसको क्रिएट कैसे किया गया, तो पॉपुलेशन हो गई, हमने पूरा भूभाग क्रिएट कर दिया। अब उसको मैनेज करने के लिए एक सरकार की भी आवश्यकता होती है। अब इतने लोगों को आपने एक पर्टिकुलर जगह पर
बैठा तो दिया, लेकिन उनको मैनेज और डिसिप्लिन में लाने के लिए आपको गवर्नमेंट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट भी एक मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना जाता है राज्य के रूप में। तो यदि जनसंख्या राज्य का व्यक्तिगत तत्व है और प्रदेश राज्य का भौतिक तत्व है, तो सरकार राज्य का एक संगठनात्मक तत्व यानी कि उसको एक संगठन प्रदान करता है। तो किसी भी निश्चित प्रदेश के निवासी तब तक राज्य का रूप धारण नहीं कर सकते जब तक कि उसका एक राजनीतिक संगठन न हो। ठीक है जी। अब नेक्स्ट और लास्ट यहाँ पे पॉइंट है हमारा संप्रभुता। और संप्रभुता एक तरीके से मानी जाती है राज्य के प्राण, राज्य की आत्मा, क्योंकि बाकी एलिमेंट्स अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं, इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो माना जाता है वो संप्रभुता यानी कि सॉवरेनिटी मानी जाती है। इसके बिना राज्य का कोई भी अस्तित्व नहीं है। और अगर राज्य के साथ ये बनी हुई है तो ये तब तक बनी रहेगी जब तक अस्तित्व में राज्य है, तब तक राज्य बना रहेगा। तो इसकी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मतलब महत्ता होती है, इम्पोर्टेंस होती है। तो उसके बिना तो हम राज्य की कल्पना भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं भाई संप्रभुता एक्चुअल में होता है। तो जैसे कि यहाँ पे बताया कि भाई उपयुक्त तीनों जो तत्व हमने डिस्कस किए वो अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण संप्रभुता है और संप्रभुता को राज्य के प्राण भी कहा गया है। और यहाँ पे गैटिल ने एक थिंक कर रहे हैं, गैटिल बोलते हैं संप्रभुता के बारे में कि संप्रभुता ही राज्य का वह लक्षण है जो उसे अन्य समुदाय से अलग करता है, यानी कि बिल्कुल डिफरेंट बनाता है, बिल्कुल फ्रीडम एक लेवल पर एक्सटर्नल और इंटरनल फ्रीडम देता है उसको। अब राज्य की संप्रभुता से हमारा जो मीनिंग्स है, हमारा जो तात्पर्य वो यह है कि राज्य आंतरिक रूप से उच्चतम हो। इट मीन्स अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में इस सभी व्यक्ति और समुदायों को आज्ञा प्रदान कर सके और इन जो भी आज्ञा होती, जो भी ऑर्डर्स होते हैं उनका वो पालन उनसे करा सके, यानी कि स्वतंत्र रूप से और बाहरी नियंत्रण से वो मुक्त हो। कहने का मतलब है कि दूसरे राज्यों के साथ अपनी इच्छा अनुसार संबंध स्थापित कर सके। तो यही संप्रभुता है, यानी कि उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव ना हो। कि अगर हम इंडिया के लेवल पर एक एग्जांपल बताते हैं कि अगर हमारा देश भारत है, हम यहाँ पे जो भी सरकार जो भी कानून नियम लागू करती है, जो भी कुछ बनाती है यहाँ पे, जो भी पॉलिसी वगैरह, जो भी वर्किंग यहाँ पे काम, यानी कि जो भी काम यहाँ पे हो रहा है, अगर उसमें कोई भी अदर कंट्री इंटरफेयर नहीं करता है तो वो किस वजह से नहीं करता है? संप्रभुता की वजह से ही नहीं करता है। हम अपने नियम कानून बहुत ही इंडिपेंडेंट होकर के तैयार करते हैं, तो उसमें इंटरफेयर अगर नहीं होता है किसी भी अदर कंट्री का, तो वो किस वजह से नहीं होता? संप्रभुता की वजह से नहीं होता है। सो फाइनली ये थे स्टेट के 4 एलिमेंट्स, और आई होप सो ये सारे एलिमेंट्स आपको क्लियर आउट हुए होंगे और आज थोड़ा सा आपको लगा होगा कि कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है पॉलिटिकल थ्योरी एंड कंसेप्ट वाला पेपर। स्टार्टिंग में 2-4 ऐसे चैप्टर्स हैं, 2-4 ऐसे कंसेप्ट हैं जो वाकई में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है लैंग्वेज को लेकर के, जैसे मैथडोलॉजी जो हमने पीछे पढ़ी। बट अगर आप 1-2 बार लेक्चर्स को अटेंड कर लोगे और समझने की कोशिश करोगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आपने क्या सीखा भी स्टेट के बारे में कि स्टेट कैसे क्रिएट होता है, उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। आई होप सो ये वीडियो लेक्चर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इन्फॉर्मेटिव लगा है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और कहाँ से आप मतलब किस यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हैं, किस शहर से आप हमें हमारी क्लासेस अटेंड करते हैं, ये भी बताना है, और ताकि हमें भी पता लगे कि भाई हमें कहाँ से जो बच्चे हैं वो हमारी क्लासेस को कहाँ से अटेंड करते हैं। बाकी भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और नीचे बेल आइकन को प्रेस करना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।